A very good evening to everyone here. I'll briefly give my introduction. My name is Ritika. I'm a final year political science student at Kirodimal College, University of Delhi. And ma'am is also a professor at Delhi University. She is the head of department for the Department of Social Work, which was earlier known as Delhi School of Social Work. I would let ma'am give her introduction and speak about her journey. But I would first like to thank her for joining us today. Delhi University has a very hectic schedule. I think हम सारे students को ये पता ही है. And thank you so much for joining today, ma'am. And I hope that we have a very interesting and informative conversation today. Ma'am, let's start off by knowing a little more about your journey. आप अपनी education के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. अच्छा, जहां तक मेरी जर्नी का सवाल है, देखिए मेरी पैदाइश मेरे पेरेंट्स दिल्ली में ही थे. 15 अगस्त 1963 का मेरा जन्म है. शुरू करते हैं तो उस दिन मैं पैदा हुई और दिल्ली में ही थे, लेकिन वो ये कि माँ फिर अपनी माँ के पास गई पंजाब में, तो वहां मेरी पैदाइश हुई. तो एजुकेशन वगैरह मेरी सारी दिल्ली की है. और देखिए मैंने कुछ टाइम दिल्ली में किया. उस टाइम 1970 में एक बहुत बढ़िया स्कूल होता था इधर, रोजरी स्कूल. तो रोजरी स्कूल में मैंने पढ़ाई की. को एजुकेशन स्कूल वो होता था, गर्ल्स स्कूल क्वीन मेरीज होता था, बॉयज स्कूल सेंट जेवियर्स होता था. तो मैं और मेरा भाई दोनों ही वहां जाते थे रोजरी स्कूल में. और दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर थे, मेरे फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, तो जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग थे वो वहां जाते थे. तो वहां मेरी स्कूलिंग हुई. और स्कूलिंग में के बीच में ही देखिए 1963 में पैदा हुई. 1971 में हम लोग चले गए ईरान. ईरान का नाम सुना होगा, ईरान का नाम सुना. तो वहां हम चले गए. मेरे फादर वहां प्रोफेसर बन के गए, तो वहां मैं 4 साल रही. फिर मैं वापिस आई. फिर मैंने उस टाइम हमारा देखिए एजुकेशन, पहले तो स्कूल 11वीं तक होता था, फिर उसके बाद 10+2 आ गया और कुछ स्कूल्स 10+2 नहीं कर पाए. तो मैंने फिर रोजरी से शिफ्ट करके क्वीन मेरीज में एडमिशन लिया. और मेरा जो स्ट्रीम था, जैसे आपका साइंस होता है, ह्यूमैनिटीज होता है, मेरा उस टाइम क्वीन मेरीज में इकोनॉमिक्स ग्रुप हुआ करता था. इकोनॉमिक्स तो एक साइंस ग्रुप था, एक ह्यूमैनिटीज था जिसमें कि हिस्ट्री था, एक इकोनॉमिक्स ग्रुप था जिसमें इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट था. तो मैंने 11th-12th वहां से किया इकोनॉमिक्स में. और फिर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बना, तो फिर मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से. एसआरसीसी का नाम सुना होगा ना, जो आप सब लोग जो दिल्ली में. और पहली लिस्ट में नाम आ गया था, तो बड़ी खुशी हुई मुझे. और लेकिन सेंट स्टीफेंस बेस्ट था. सेंट स्टीफेंस का 75% गया था, मेरा थोड़ा सा उससे पीछे रहा, बट एसआरसीसी में हो गया था. तो मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वहां से किया. अब मैं करना तो है, फादर चाहते थे कि बेटी एमए इकोनॉमिक्स करे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल लग रहा था इकोनॉमिक्स. और मैं देख रही थी और मैं क्या कर सकती हूँ. तो जहां हम लोग रहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, अच्छा रितिका, एक तो क्योंकि हम लोग तो बोलते जाएंगे, तो आप मेरे को थोड़ा सा ना बता देना मुझे कहाँ रुकना है. डेफिनेटली मैम. थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दीजिएगा ताकि मैं उस चीज को वाइंड अप कर दूंगी. तो हम लोग क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते थे, तो काफी फ्रेंड्स आते जाते रहते थे, हमारे जो और फ्रेंड्स हैं उनके फ्रेंड्स. तो तब मेरे को वहां पता चला कि एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, क्योंकि वहां 2 लड़कियां आया करती थी जो हमारे फ्रेंड्स की ही फ्रेंड थी. तो पता चला कि वो सोशल वर्क कर रही हैं. तो उस टाइम देखिए 1919 लेट 1970s की बात है, तो मुझे इतना पता नहीं था सोशल वर्क के बारे में. तो अपने फादर से पूछा, तो फादर बोले कि बहुत डिफिकल्ट है वहां तो एडमिशन लेना, और अभी तो ये आप देखो कि क्या करना है. ये स्कूल की बात है जब मुझे पता चला था सोशल वर्क के बारे में. तो फिर बीए में जब मैं पहुंची, तो तब उसके साथ साथ अब सोशल वर्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, क्योंकि ये लड़कियों से मिल चुकी थी. तब तक हमने अपनी रहने की जगह बदल ली थी. यूनिवर्सिटी में थे लेकिन थोड़ी जगह बदल ली थी. तो फादर को कहा, मैंने कहा कि ये मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट भी लग रहा है और बहुत मैथमेटिकल भी है. तो एक है कि मैं यहाँ मैथमेटिकल में करना नहीं चाहती, और दूसरी जगह थी जेएनयू. और जेएनयू हम लोग यहाँ रहते थे, जेएनयू बिल्कुल जंगल था, फादर तैयार ही नहीं थे वहां इतनी दूर भेजने के लिए. तो फिर मैंने सोशल वर्क में मैंने कहा अप्लाई करती हूँ. तो फादर ने बताया कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा जानने के लिए कि सोशल वर्क क्या है, तो वहां के एक प्रोफेसर से मैं मिलके आई.
प्रोफेसर राणा डे, एस.एन. राणा डे नाम था उनका, प्रिंसिपल थे वो उस टाइम। तो वहां मैं उनको मिलके आई, फिर मैंने एग्जाम वगैरह दिया, तो सोशल वर्क में मेरा हो गया। और आप यकीन मानो कि मेरे को 2 साल सोशल वर्क के ऐसे लगे जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 2 साल निकल गए, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे इतना टफ लगता था, इतना डिफिकल्ट, सारा टाइम किताबें पढ़ते रहो किताबें पढ़ते रहो। यहाँ सारा इतना इजी था और सब टीचर्स इतने एक्सेसिबल थे, जो कि बीए में नहीं थे। टीचर्स इतने एक्सेसिबल थे, और जो सब्जेक्ट था उसमें फील्ड वर्क था, तो रिपोर्ट्स लिखनी थी। तो जिसने इकोनॉमिक्स कर लिया उसके लिए तो सोशल वर्क मुझे लगा कि बिल्कुल ही एक वॉक, कंफर्टेबल वॉक है। तो इसलिए वो 2 साल मैंने करे, और फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट ईयर में मेरा 2 मार्क्स से गोल्ड मेडल, तीन मार्क्स से गोल्ड मेडल रहा, टॉपिंग रह गया। और लेकिन फील्ड वर्क में मैंने टॉप किया। फिर सेकेंड ईयर में टॉप किया, और फील्ड वर्क में भी टॉप किया, लेकिन मेरा गोल्ड मेडल 2 मार्क्स से रह गया एग्रीगेट में। तो वो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं 12th में भी मेरा मेरिट लिस्ट रहते रहते 2 या 3 मार्क्स से रह गया था। उस टाइम मेरिट लिस्ट बना करती थी, तो मेरा 2 या 3 मार्क्स से, जो मेरे स्कूल से एक लड़की को मेरिट लिस्ट में आई, टॉप 12 बच्चों को मिलती थी, तो वो मेरा उस टाइम बहुत ही मेरे को वो दुख हुआ। लेकिन मैंने देखा वही पैटर्न मेरा यही निकल के आया कि यहाँ भी 2 मार्क्स से रह गया, लेकिन फील्ड वर्क में मैंने टॉप किया और काफी अच्छे मार्जिन से किया। तो उसके बाद देखिए, ये था कि ये मैं बात कर रही हूँ 1986 में मैंने अपना मास्टर्स खत्म कर लिया। और अब क्योंकि फादर यूनिवर्सिटी में थे, फादर एजुकेशन में थे, तो फादर को ये था कि मेरी बेटी आगे पढ़े, तो मैंने इसलिए एमफिल ज्वाइन किया सोशल वर्क में। लेकिन अब साथ साथ ये शुरू हो गया कि 24 साल की और अब शादी भी करनी है, तो आई थिंक आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24। और उसके बाद मेरे मेरे हस्बैंड जो है, वो आपने सुना होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, यहाँ सुना हुआ एफएमएस का नाम? यस मैम। तो करोड़ीमल के तो एकदम सामने है करोड़ीमल के तो एकदम सामने है एफएमएस। तो मेरे हस्बैंड वहाँ प्रोफेसर है, प्रोफेसर एमएल सिंगला। कभी आप जाओ तो देखना, उनका वो डीन भी रह चुके हैं अभी। तो फिर मेरी शादी होगी उनसे, तो क्योंकि फादर को यही इंटरेस्ट था कि बेटी दूर ना जाए, मेरे पास ही रहे, तो सबसे कंफर्टेबल यही था कि जो यूनिवर्सिटी में मिल गए तो शादी कर दी। तो मैंने 1987 में शादी हुई। उसके बाद ऑफ कोर्स आई हैड, मेरी 2 बेटी हैं, तो बेटियां बच्चे हुए, तो थोड़ा सा ना ये पीएचडी में मैं करना चाह रही थी, लेकिन पीएचडी मेरा थोड़ा पीछे हो गया। सो 1992 में मैंने पीएचडी के लिए रजिस्टर किया, और 1991 से मैंने डिपार्टमेंट में पढ़ाना शुरू किया। और उसके बीच में देखिए 87 में आई गॉट मैरिड, आई हैड माय डॉटर इन 89, बड़ी वाली बेटी 89 में हुई। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब ली मिरांडा कॉलेज में एज ए काउंसलर। तो वो पार्ट टाइम थी, बिकॉज बच्चे के साथ आई कुड नॉट हैव ए फुल टाइम जॉब, और कोई हेल्प भी नहीं थी, तो पार्ट टाइम जॉब ली। और 1991 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, और 92-93 में, ये 4 महीने पढ़ाया। 92-93 में मैंने एक फुल टाइम प्रोजेक्ट किया, दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और वो प्रोजेक्ट ये था, जो ये मलबा नहीं उठाते स्कैवेंजर्स, सो इट वाज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन दिल्ली। तो 2 अक्टूबर को ये रिलीज किया गया कि हम ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने मैनुअल स्कैवेंजर्स हो भी सकते हैं दिल्ली में। तो वो 1 साल वो प्रोजेक्ट चला, बट 93 ऑनवर्ड्स से लेके अब तक आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली टीचिंग। और साथ साथ में, क्योंकि देखिए सोशल, में आगे बताऊंगी जैसे जैसे हमारे प्रश्न बढ़ेंगे, तो सोशल वर्क में आप अकेली किताबी चीजों से, किताबियों के ऊपर नहीं चिपक सकते। तो मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई, क्योंकि मैंने जब ये बिल्कुल यू टर्न किया फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू सोशल वर्क, और ये समझ आ गया था कि इसमें फील्ड वर्क बहुत जरूरी है। तो मैं हर छुट्टियों में कोशिश ये रहती कि 1 महीना 2 महीना मैं दिल्ली छोड़ के जाऊं, फील्ड में जाऊं, थोड़ा काम करूं, ताकि मुझे जानकारी रहे। आई नीड टू बी अप्राइज्ड ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द फील्ड। तो ये थोड़ा मेरा इस तरह का बैलेंस बना रहा, और तब से लेके अब तक तो ये टीचिंग मेरा चल रहा है। ठीक है, एकदम परमानेंट जॉब एकदम नहीं मिली, काफी मेहनत करनी पड़ी परमानेंट जॉब लेने के लिए भी, लेकिन होते 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 अब देखिए 30 साल होने वाले हैं। सो नाउ दिस ईयर कोविड के टाइम आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। वेरी ये इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी मैम। आपने आई थिंक स्टार्टिंग से यू न्यू व्हाट यू वांटेड टू डू, यू वांटेड टू बिकम अ प्रोफेसर एंड हियर यू आर टुडे। यहाँ यहाँ थोड़ा सा बोलूं मैं, रितिका? यस मैम, यस मैम।
अच्छा देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जैसे रितिका ने कहा कि आपको शुरू से ही पता था कि आप क्या करना चाहते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था रितिका। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कंफर्ट नहीं था, और टीचिंग के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग यू हैव टू बी वेरी गुड। डेफिनेटली आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, वो भी जब फादर बहुत पुश करते कि नहीं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, ये वो तो मैं करती थी। डेफिनेटली प्रीफेक्ट भी रही हूँ स्कूल में, वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ टेंथ और उससे पहले। तो उस तरह की मेरे को पोजीशंस तो मिलती रही, बट मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में और ये खड़े होकर क्लास में बोलना, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे टीचर बनना है। डेफिनेटली एमफिल कर लिया, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू गो इन फॉर अ 9 to 5 जॉब। कोई इतनी एनकरेजमेंट भी घर से नहीं थी कि 9 to 5 जॉब करनी है उस टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। तो इसलिए वो कर लिया, फिर शादी हो गई। फिर अब ये लगा कि चलो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ उस टाइम हो गया। और अब देखिए, मैंने 1991 में ज्वाइन किया, पहली बार किया ज्वाइन। 92 में आई हैड माई यंगर डॉटर, तो मुझे 4 महीने की सर्विस के बाद छोड़ना पड़ा। फिर 92 93 फिर मैंने फुल टाइम एक प्रोजेक्ट किया। फिर 93 ऑनवर्ड्स, लक की बात है दैट आई गॉट इन। ऐसा नहीं कि, बट वो था, कंफर्ट था, क्योंकि मैं आसपास वहीं रह रही थी, आसपास रह रही थी वहां। तो मुझे लगा कि नहीं। तो एक चीज मैं आप लोगों को सबको कहना चाहूंगी कि किसी की लाइफ का सुन के ये मत समझिए कि उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रही है। हम जब बोलते हैं तो हम एक पैटर्न बना के बोलते हैं कि हमने ये किया, उसके बाद हमारा ये हुआ, हमारा ये हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स। अगर मैं आपके पास यहाँ बैठी हूँ आज बात करने के लिए, तो ये बाय गॉड्स ग्रेस, बाय लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत बहुत करनी पड़ी है कि परमानेंट जॉब मिले। और ये तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, एक तो है कि कोई पैटर्न नहीं होता किसी की लाइफ में कि आपने जो सोचा है वैसा हो। नंबर 2, कोई भी चीज हासिल करने के लिए मैं आपको सच बता रही हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट मुझे तो बहुत करनी पड़ी है। अब यकीन मानिए, मेरे फादर इतने रिनाउंड प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लेकिन मेरे को इतने साल, 10 साल से ऊपर एडहॉक टीचर का काम करना पड़ा। और मैं रो देती थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं है टीचिंग में, लेकिन सब काम हम लोगों से करवाया जाता था कि ये करो, वो करो, ये करो। तो इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने भी, एक चीज मेरी रही है, मैं एक चीज को अगर सोच लिया, वो मेरे फ्रेंड्स मुझे अब कहते कि एक चीज को सोच लिया, वो अगर दिमाग में आ गया, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती उस चीज को। ये मैं अपनी एक आदत कहूंगी। और उससे मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज इतना मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ अपने ऊपर। और लेकिन जिस चीज को, अच्छा एक तो ये है कि छोड़ती नहीं, ऊपर से एक ये चीज भी है कि अगर मेरा मेरा एक ये मानना है, nobody knocks twice at your door। अगर आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको ये मत कह के छोड़िए कि दूसरी बार भी आएगी। जब भी आती है, जैसे ये वाली टॉक भी है, देखिए आज मैं बहुत बिजी थी, लेकिन मेरे को जब भी कोई टॉक देने के लिए कहा जाता है, अभी तो ऑनलाइन है तो इजी है, लेकिन अदरवाइज आई ट्रेवल एंड गिव ए टॉक। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप सीज करिए, उसको आप सीज करिए, उसको आप जाने मत दीजिए। और ये मेरा रहा है कि मैंने एक बार सोच लिया कि अच्छा, अब मैं आ गई हूँ। 91 में जब मैं आ गई, वो छोड़िए, 93 में जब मैं आ गई, थोड़े साल काम करने के बाद ये हुआ, अब नहीं मुझे छोड़ना। मुश्किलें बहुत हुई हैं, मैं आपको इतना डिटेल में क्या बताऊं, लेकिन एक बार जो सोच लिया, वो सोच लिया। तो वो आपको एक, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योर विल पावर। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी ये मत समझिए कि आपके मेंटर्स होने जरूरी हैं। कोई माई बाप आपको नहीं चाहिए अगर आप हार्ड वर्किंग हो। नेवर थिंक कि उसको फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको तो वो टीचर बहुत प्यार करता है, या उसके फादर वहां रहे हैं, या उसकी मदर वहां स्कूल में है, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बार ही आ जाएंगे, 2 बार ही आ जाएंगे, जिंदगी तो बहुत बड़ी है। तो ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए, आपकी मेहनत ही है जो आपको रंग लाएगी, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी जैसे जहां मैं हूं, या मैंने स्कूल में देखा, ठीक है फेवरेट्स हुआ करते थे, बट वो कितने लेवल तक आपको लेके जाएंगे? इन दी एंड आपको अपनी फाइट खुद ही लड़नी है। तो ये अब एक चीज मेरा ध्यान में रखिए। बाकी जैसे और रितिका पूछेंगी, उस हिसाब से मैं बोलूंगी। मैं इसके ऊपर तो आपको और भी बात करती हूँ। आई मीन आई कैन टॉक एंड टॉक ऑन दिस। यस रितिका, ओवर टू यू। डेफिनेटली मैम, आई थिंक हमें ऑलरेडी विद इन जस्ट 20 minutes हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिल चुके हैं। वन इज दैट
कोई भी आपके सामने सक्सेसफुल हो तो वी शुड नॉट अज्यूम कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, और उनका हमेशा जो अब स्टोरी है वो तो उसी फॉर्मेट में बोलेंगे एज इट हैपेंड, but they will always choose to ignore the challenges once they are successful. This is definitely a wonderful piece of advice कि हम किसी successful इंसान को देख के ये ना सोचे कि उनकी लाइफ में challenges नहीं थे. So going into some technicalities here, ma'am. If we talk about the future prospects of somebody जिसने MA in social work किया है, MA, MPhil, PhD, तो in the field of social work, if we are to break down the opportunities, हम अगर break down करें कि क्या क्या opportunities होती हैं in the form of a framework, तो क्या आप हमारे लिए ये एक framework जैसा बना सकती हैं? देखिए, एक तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक रेफरेंस लिखिए, द राइजिंग ग्राफ, THE, मैं चैट पे टाइप कर दूं? I'm doing it, ma'am. अच्छा, आपका द राइजिंग ग्राफ, एक मिनट कर, ये मैंने किया रितिका। आप लोग ना ये जरूर पढ़िए, ये जरूर पढ़िएगा। इसमें सोशल वर्क को देखिए, मैं डायरेक्टर फील्ड वर्क रही 3 साल, तो मैंने अपने 3 साल में क्या क्या किया बाय वे ऑफ प्लेसमेंट्स, जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो सारा का सारा इसमें बिल्कुल बढ़िया तरह दिया हुआ है। एक सेकंड में आपको एक और भी चीज बताती हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखिए, जैसे आप पूछ रहे हैं अभी रितिका कि सोशल वर्क में आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, हाँ, इज इट दैट वे? Right. ठीक है, तो इसमें मैं ये कहूंगी कि देखिए, मेन काम आपका, एक सेकेंड, आपकी जो मेन जॉब सोशल वर्क में आपको मिलती हैं वो मिलती हैं एनजीओ सेक्टर में। एनजीओ सेक्टर, तो आपकी अभी जैसे हमारी प्लेसमेंट शुरू हो रही है, तो हमारी मेन जॉब्स एनजीओ सेक्टर में आती हैं। उसके अलावा आपको आपकी जॉब्स है स्कूल सोशल वर्क, वी आल्सो हैव जॉब्स इन एज स्कूल सोशल वर्कर, ठीक है, एज स्कूल सोशल वर्कर है। और आपके पास जो अब आप देखिए आजकल ये CSR इनिशिएटिव्स हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके इनिशिएटिव्स हैं, तो उसमें आपके पास जॉब्स है। उसमें मैंने देखा डेजिग्नेशंस आपकी जाती हैं, वेलफेयर ऑफिसर है, यू हैव डिप्टी मैनेजर्स, जैसे हीरो होंडा थी, हीरो मोटरकॉप थी, ये मेरे टाइम पे आई थी। सो यू आल्सो हैव CSR में यू हैव दीज जॉब्स। फिर देखिए कुछ आपके पास, एक सेकेंड, आपके पास कुछ जॉब्स आएंगी, जैसे ना ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन, गांधी फेलोज, आप इनके साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो दे पे you get to teach in schools or somewhere else, so they pay you. So अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं, गांधी फेलोज आप बन सकते हैं, स्कूल सोशल वर्क है, मेडिकल सोशल वर्कर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN में भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, UNDP में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं। और इसमें सोशल वर्क का देखिए, ये क्या नाम, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एकदम हमारी 100% प्लेसमेंट्स बहुत आराम से हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। वी रियली हैव टू स्ट्रगल हार्ड, बट जो अगर हम अपने एवेन्यूज देखें, हमारी सबसे ज्यादा होती हैं एनजीओज में। और एनजीओज, अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे एनजीओज को अगर हम बात करें तो हम उनके पास, हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह का एक प्लेसमेंट ब्रोशर निकालते हैं, ये देखो आप सब, ठीक है। सो दिस प्लेसमेंट ब्रोशर, ये मैंने अपने टाइम में निकाला था। इसमें सब स्टूडेंट्स का ना एक एक ये होगा पेज, Okay. right? So we give information about every student, we give information about ourselves, what our department is all about. ऐसी इंफॉर्मेशन देके हम ये प्लेसमेंट ब्रोशर निकालते हैं। और मेरे टाइम में हमने तकरीबन 350-400 को ये भेजा था, और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हुई। मैं तो उस टाइम कहूंगी 100% हुई है। जिन्होंने नहीं लेनी थी प्लेसमेंट, वो MPhil PhD वगैरह करने के लिए आ गए थे, बट अदरवाइज प्लेसमेंट्स हमारी हो रही हैं एनजीओ सेक्टर में, स्कूल सोशल वर्क में, एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल सेटिंग में भी है। एक मेरे को याद है, हमारी स्टूडेंट गई थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी अभी आपको। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज गई थी, देन CSR का मैंने बताया। सो ये आप आर्टिकल पढ़िएगा, इससे आपको काफी वो ओवरलुक एक मिल जाएगा, ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर द काइंड ऑफ जॉब्स वी हैव इन सोशल वर्क। सैलरीज का देखिए, जहां तक सवाल है, some of you would like to know even about the salaries.
देखिए, डोंट कंपेयर द सैलरीज विद द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितनी सैलरी आपको अच्छी लगेगी, कितनी सैलरी चाहिए, तो यहाँ 25, 30, 35, 40 पर मंथ इस हिसाब से जाएंगी। उस टाइम कम थी, अब तो 40, 40, 45,000 तक मिल जाती हैं, बट ए लॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग टू। एक थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल अगर एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँ, तो जैसे मेरी बेटी, छोटी बेटी जो है, उसने बीकॉम किया श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। उसके बाद वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ही प्लेसमेंट सेल से गूगल में चली गई। शी वर्क देयर फॉर 2.5 years। फिर वो वापस आई, एंड देन गूगल में जाने के बाद उसको थोड़ा सा, तो मेरे द्वारा भी उसको पता था सोशल वर्क के बारे में, वहां भी जाके पता चला। सो देन शी टुक अप मास्टर्स इन सोशल वर्क। सिर्फ यहीं अप्लाई किया क्योंकि थोड़ा जानकारी थी, तो यहाँ हो गया उसका, एंड ऑफ कोर्स शी गॉट, शी टॉप द होल बैच एंड अच्छे खासे मार्जिन से, तो शी डिड वेरी वेल। और उसने केपीएमजी ज्वाइन किया, यहाँ प्लेसमेंट्स थे। बट आप यकीन मानिए कि उसकी जब सैलरी उसको दी गई, उसमें उसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया गया, उसका बीकॉम का ग्रेजुएशन का वो नहीं काउंट किया, सिर्फ एमएसडब्ल्यू किया गया, एंड द सैलरी शी गॉट वाज एट द बिगिनर सैलरी। तो समवेयर आई नीड टू टेल यू दिस थिंग, दैट आप अगर सोशल वर्क में आएंगे, ये हमारा एक चैलेंज हम फेस करते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ मास्टर्स इन सोशल वर्क एज ए डिग्री इवन फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो थोड़ा सा चैलेंज है। हमारे पास जब एनजीओ भी आते हैं, उनको तो चलो पता है, जो हमारी रेप्यूटेड एनजीओ है, जैसे सीएसआर के लोग आ रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जब हमारे पास आ रहे थे, बिकॉज सीएसआर 2010 में शुरू हो गया था, बट दे हैड नो आइडिया कि किस तरह का कम्युनिटी में काम करना है, किस तरह के उनको स्टूडेंट्स चाहिए, अगर स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो वो कम्युनिटी में क्या काम करेंगे। तो ये चैलेंज था, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं ठीक हुआ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स का तो इमीडिएटली सबको पता है कि हाँ ये सैलरी है और ये काम करना है, उस तरह से यहाँ नहीं है। यहाँ वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग with the kind of we are still struggling by way of providing orientation about the kind of work we can do in the field, और उस हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो अभी उतना नहीं है, डेफिनेटली बेटर है, बट स्टिल we really need to work hard on that front also। और स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है, अभी हमारी प्लेसमेंट शुरू हो गई है। हमारी अभी एक एनजीओ आई है धारा, जयपुर से, सो वो आई है, उसने अभी अपना प्री प्लेसमेंट टॉप किया। सो अभी और भी हमारे इन लाइन है, सो वी हैव स्टार्टेड आवर प्लेसमेंट्स, हो भी जाती है अच्छी खासी, बट अब डेफिनेशन ऑफ अच्छी खासी वेरीज, किसी के लिए 15,000 की नौकरी भी अच्छी खासी है, किसी के लिए 50,000 की लिए नहीं है, सो इट ऑल वेरीज, बट इट्स फाइन, वी हैव अ गुड प्लेसमेंट सेल। Right now. So you mentioned some fields after masters in social work that a student can go into, NGOs हो गया, CSR हो गया, health हो गया, education हो गया। तो अगर हम बात करें recruitment की, like you mentioned Delhi School of Social Work यानी Department of Social Work से placements होती हैं, तो I'm sure हर social work के MA के बाद placement होती है। तो if we talk about the kind of skills, कैसी टाइप की स्किल्स के बेसिस पे लोगों का रिक्रूटमेंट होता है? व्हाट आर द स्किल्स दैट ईच ऑफ दीस डोमेन्स इज लुकिंग फॉर? Alright, that's actually a very good question। और एक क्वेश्चन अभी आया, how is MA in development studies different from MA in social work? MA in social work, I can say it's a 2-year course with lot of field work. I can't comment on MA in development studies, but I know one of my friends, she had done PhD in development studies from The Hague, Netherlands. So the two are different। एंड अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ इन दोनों में, एक तो फर्क आई थिंक बाय वे ऑफ प्लेसमेंट्स भी होगा, और दूसरा ये है कि एमएस सोशल वर्क में मेन फोकस हमारा फील्ड वर्क के ऊपर जाता है, जो आई डोंट थिंक डेवलपमेंट स्टडीज पे है। सो एमएस सोशल वर्क इज मोर ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल, वर्किंग विद पीपल, रीचिंग आउट टू पीपल। हमारी जैसे 6 दिन में वी वर्क ऑन सैटरडेज ऑल्सो, वी हैव क्लासेस ऑन सैटरडेज, तो 6 दिन में से 4 दिन क्लासेस होती हैं, 2 दिन फील्ड वर्क होता है। तो फील्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फील्ड वर्क ऐसा नहीं है कि रैंडमली चले गए, फील्ड वर्क इज ऑल वेरी वेल डिजाइंड। दे हैव सुपरवाइजर्स, डिपार्टमेंट की फैकल्टी उनके सुपरवाइजर्स होती हैं, जहां जाते हैं हमारे एजेंसी में सुपरविजन होता है, फिर वीकली मीटिंग्स होती हैं, फिर वीकली रिपोर्ट दो हमें सबमिट करते हैं, उसके ऊपर हम इनपुट्स देते हैं, पेपर प्रेजेंटेशंस होती हैं, ब्लॉक प्लेसमेंट होता है। maybe I can tell you all that as I proceed। so it is very very systematic, number 1। नंबर 2, आपने मुझसे ये पूछा that how what are the kind of skills or maybe how is social work different। देखिए
पहले सोशल वर्क का अभी भी मायना ये, आप किसी पॉलिटिशियंस की आप सुनते हैं वो कहते हैं हम भी तो सोशल वर्क करते हैं। सो देखिए ये सोशल वर्क इज नॉट चैरिटी। सोशल वर्क बिगैन विद चैरिटी एंड वी हैव वॉलंटरी सोशल वर्क, वी हैव प्रोफेशनल सोशल वर्क। वॉलंटरी सोशल वर्क वो है जो हर एक कोई कर रहा है आजकल, ठीक है, उसके लिए यू डोंट नीड ए डिग्री। बट प्रोफेशनल सोशल वर्क or the social work that you learn at the Department of Social Work or the daily, which was known as the daily school of social work, is a professional social work, क्योंकि आप एक डिग्री लेके निकलते हैं। उस डिग्री में क्या बंधा होता है, उस डिग्री में आपको नॉलेज बेस मिलता है अलग अलग एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस का, कि कौन कौन से एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस है, कौन कौन से एरियाज ऑफ सोशल कंसर्न है जहां हम काम कर सकते हैं। वहां काम करने के लिए हम स्टूडेंट्स को थोड़ा वैल्यूज देते हैं, हम एथिकल कंसिडरेशंस हैं उनके बारे में बताते हैं, हम उनको स्किल्स बताते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस है, इन सब के बारे में उनको जानकारी मिलती है, जो कि अदरवाइज एक वॉलंटियर के पास नहीं होती। इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट किया था गूंज के साथ, तो उस प्रोजेक्ट में मैं गई थी, उसमें मैं गई छत्तीसगढ़, आई थिंक छत्तीसगढ़ इज वेयर आई वेंट। तो वहां गूंज का एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, देखिए डेजिग्नेशंस बहुत मायने रखती है। अगर हम उसको कम्युनिटी वर्कर कहें तो शायद कोई ज्वाइन ना करे, हम उसको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट मैनेजर कहें तो सभी भागे भागे आएंगे, चाहे नेचर ऑफ वर्क वही हो, ठीक है। तो वहां जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था, तो उसको लेके मैं जंगलों में गई, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क ऑफ गूंज ऑन द लोकल पीपल। तो ट्राइबल एरिया है बैगा कम्युनिटी, वहां उनके पास में गई। तो वहां गई पूरा, बल्कि फोटो भी आपको दिखाऊंगी अगर होगा ना, आई जस्ट सी इफ आई कैन गेट दैट। तो वहां वो सब लगे हुए थे अपना काम वाम करने, तो मैं आधा एक घंटा वहां बैठी रही। अब मेरे को ये था, वो कहते जो आदमी मेरे साथ गया था, मैडम बात कर लो। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो अपना, अब मैं एक एक चीज देखी, वो कहता बात कर लीजिए। मैंने कहा वेट, इनको काम खत्म करने दीजिए। तो जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी गूंज की, उसका वहां रिप्रेजेंटेटिव था, तो उन्होंने उनको बोला थोड़ा टाइम बाद कि आप बैठ जाए, मैडम ने बात करनी है। अब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि उनका काम बंद करके मैं बैठी, लेकिन एक डेढ़ घंटा मेरे सामने भी उन्होंने काम किया। अब जब उनसे बात करने के लिए बैठी तो वो कोई बोले ही ना कुछ। एक तो लैंग्वेज की बात आ गई, ऊपर से अब मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, ट्रांसलेशन हो रही है, लैंग्वेज समझ भी रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से आई थिंक काफी टाइम बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। मैंने भी काफी उनको आई इनकरेज देम टू स्पीक, टेलिंग देम दैट यू नो इट्स इनफॉर्मल इंटरेक्शन, आप बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये वो ब्ला ब्ला। तो जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने मैंने बोला, मैंने कहा कि अच्छा ये जो गूंज संस्था है, इससे आपको कपड़ा मिलता है, तो आपको क्या फायदा होता है? अब वो चुप बैठ के फिर से, तो एक ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा। तो बिफोर शी कुड से एनीथिंग, ये जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ गूंज का एक साइट का कोऑर्डिनेटर था जो मेरे साथ गया था, ये एकदम ही वहां टपक पड़ा, वहीं बैठा हुआ था। एंड यू नो इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग देम टू स्पीक, ही स्टार्टेड स्पीकिंग ऑल गुड थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। एंड हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, आप ये वो, एंड द पीपल वर क्वाइट। सो जो मेन मकसद था कि उनसे बुलवाया जाए, वो तो वहीं बंद हो गया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस हैपेंड बिकॉज, मेरा एनालिसिस ये था, बिकॉज दिस पर्सन लैक्ड एजुकेशन इन सोशल वर्क। He did not know that one of the major skills in social work is ability to communicate. And when you're saying ability to communicate, you also need to have patience to listen to those who are marginalized. So ये एक बहुत important चीज है. And then another thing is principle of acceptability. You have to accept them as they are. 10 तरह के प्रिंसिपल्स है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इस तरह की ट्रेनिंग हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, who are trained into you know saying a few words, but those few words encourage the other side to speak, because as social workers हमारा ये मानना है that marginalized, vulnerable are the groups with whom we are working, and they have their own stories, they have their own narratives. उन्होंने पूरी एक जिंदगी जी है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। हम तो जानते ही हैं अपने बारे में, अगर हम अपनी बात उनको बताने चले गए, उसका भी एक समय है कि वो कितना सुनना चाहेंगे, क्या करना। अभी तो हम उनसे सुनना चाह रहे हैं उनकी बात, ताकि हम उसके हिसाब से अपना टर्म प्लान बनाए, ताकि हम उनके हिसाब से एक्शन प्लान बनाए, ताकि हम उनकी बात गवर्नमेंट को रखें कि यहाँ प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर हम अपनी ही बातें करने लग गए, then that does not work. So this is a very small example of the kind of skills
we impart to our students in these 2 years. तो वो एक अलग ही तरह के लोग बन के निकलते हैं, जो थोड़े पहले तो बोलने के लिए उनको कंट्रोल करना पड़ता है कि भैया आप कम बोलिए, आपका यहाँ काम है उसको सुनना, आप जिसके साथ आप काम कर रहे हैं दे आर एक्चुअली यू नो वेरी वल्नरेबल, वो आपके सामने झिझकेंगे बोलने के लिए। अब हम उनको स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि जब आप फील्ड में जा रहे हैं आप उनके टाइम का ध्यान रखेंगे, अपने टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे। अगर आप मान लीजिए ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सुबह किस टाइम निकलते हैं, वो किस टाइम आते हैं, उसके हिसाब से ही आप अपना टर्म प्लान बनाएंगे। और आप अपना ये नहीं कि भैया जरा 1 मिनट रुको, मैं आया हूँ देखो तुमसे मिलने, अभी आप काम पे नहीं जा सकते, पहले मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। दैट इज नॉट सोशल वर्क। That means you are being highly insensitive to the needs of a very vulnerable section. So इस तरह के हमारे ये practices हैं जो field work के द्वारा, so it is simultaneously, it is theory classes, field work, theory classes, field work, so that we get to meet our students and then simultaneously tell them about the kind of and basically simultaneously give them supervisory guidance. And at the end of 2 years, they actually emerge as different human beings who are more sensitive, who are more human, who understand the issues of concern, who are in touch also with some of the NGOs because they learn how to network with the NGOs, etc. etc. Right, ma'am. तो अगर किसी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में डिसीजन लेना हो कि उन्हें मास्टर्स इन सोशल वर्क करना है, दिस विल हैपन ड्यूरिंग देयर अंडर ग्रेजुएशन, अपने अंडर ग्रेजुएशन पे वो अपना माइंड बनाएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई कैसे ये वाले टाइप का एक्सपीरियंस ले सकता है जिससे उन्हें समझ आए कि उन्हें मास्टर्स करना है सोशल वर्क की फील्ड में? व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स कैन दे डू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैन दे गेट? देखिए अब ना प्रेजेंट टाइम बहुत बदल गया। अब हुआ क्या करता था कि अभी रिसेंटली 3 साल से अब पूरा का पूरा हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी ने ले लिया है, सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है। और हमारा जो अपना वेरी टिपिकल ऑफ सोशल वर्क जो सिस्टम था वो था कि अगर हम 100 मार्क्स का पेपर रख रहे हैं उसमें से 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे, मल्टीपल चॉइस, एंड 50 मार्क्स का हम करते थे सब्जेक्टिव टाइप। हम आपको एक स्टेटमेंट देते थे, हम देखते थे स्टूडेंट का एप्टीट्यूड क्या है उस स्टेटमेंट की तरफ, एंड राइटिंग स्किल्स क्या है। तो ये हम सब लोग ये हम देखा करते थे, हम बैठ के हफ्ते हफ्ते वो बैठ के चेक करते थे, पूरा वहां ग्रुप बैठता था चेक करता था। बट नाउ 3 years all this has been changed. अब सारा का सारा मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में sadly we see that those who are preparing for UPSC they are able to give answer those questions and they come. So जो हम जिन स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं कई बार वो हम उनको नहीं ले पाते हैं। We want students who have the aptitude for social work to come to social work. हमारा ये होता है कि इस बार तो खैर नहीं हुआ है, 85 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू, वो भी इन्होंने कम कर दिया। हमने ज्यादा हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था, हमारा इंटरव्यू हुआ करता था जिसमें बिल्कुल छान छान के बच्चों को लेते थे, एंड वो बच्चे वो हुआ करते थे जो बिल्कुल सोशल वर्क करना चाहते थे। अब ये है कि 85 का मार्क्स है, रिटन एग्जाम है, 15 का इंटरव्यू है, वो भी एक फॉर्मेलिटी है, बट फिर भी हम उसमें देखते हैं कि क्या एप्टीट्यूड है क्या नहीं। लेकिन इस साल कोविड के टाइम वो भी चला गया, तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, एंड जो क्लियर कर जाएंगे वो आ जाएंगे। दैट इज वन थिंग। इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग है एग्जामिनेशन का पैटर्न। लेकिन जहां ये वाली बात है कि हम सोशल वर्क के बारे में कब सोचें, देखिए अगर आपको लगता है कि आप फील्ड वर्क कर सकते हैं, एक चेक है यहाँ, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तब मत आइए हमारे पास, क्योंकि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में हॉस्टल भी है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए प्लीज मत आइए, बिकॉज कुछ बच्चे हैं जो आते हैं एंड दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। प्लीज ओनली कम इफ यू आर विलिंग टू वर्क इन दी फील्ड। जो वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर है, आपको अगर इनके लिए कोई कंसर्न है देन एंटर द फील्ड, because the kind of jobs you're going to get are basically going to be field oriented. आप ये मत समझिए कि चलिए मैं तो मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम के लिए यहाँ चला जाता हूँ। भैया नहीं, आप एक बार यहाँ घुस गए, आप यहाँ से 2 साल बाद डिग्री ही करके निकलोगे, या तो छोड़ोगे बीच में या ये डिग्री करके निकलोगे, और वो डिग्री का नाम है MA इन सोशल वर्क, नॉट मैनेजमेंट। MA इन सोशल वर्क का मतलब ये है कि आपको जो भी नौकरियां मिलेंगी वो इसके आसपास इसी डिग्री को ध्यान में रख के मिलेंगी। तो ये आप समझ लीजिएगा that basically when you come to the employer with a master's in social work, you are going to be given
impact evaluation of government projects. You're going to be given assignments that make you go in the field, work with people, stay with them, etc., etc. Because the entire approach of the paper of this profession is to create manpower that can reach out and work with the people. That is the whole idea. So अगर आप ये कर सकते हैं, करना चाहते हैं, then of course you're most welcome to enter. Otherwise, people also get frustrated because field work इतना ज़्यादा यहाँ रहता है that जो समझते हैं कि हम कभी करें कभी नहीं करें, वो कुछ नहीं हो पाता. So they have to complete the course. So इस जानकारी के साथ ही आप social work में आए. And once you come with this idea कि नहीं मुझे इसी में ही एक अपना नाम कमाना है, I think then sky is the limit. आप ये देखिए कि आप अगर आजकल आपकी सारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपका वर्ल्ड बैंक, आपका यूएन, व्हाट डू दे वांट? दे वांट पीपल हु कैन वर्क इन द फील्ड. सारा का सारा फील्ड ओरिएंटेड ही है. और अगर आप थ्योरेटिकल इनपुट्स के साथ अपना फील्ड वर्क अच्छा करते हैं, आई मीन स्काई इज द लिमिट. Then subsequently after 10 years, 15 years or even 8 years, you can be taken as consultants by these international organizations. बट उससे पहले आपको बहुत काम फील्ड में करना पड़ेगा. एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बल्कि चाहूंगी आप लोग जाओ. मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 बार रूरल कैंप पे लेके गई हूँ. ये है बीकानेर में, इसका नाम है उर्मुल, URMUL, उर्मुल. और आप लोग अगर जयपुर से थोड़ा सा आगे है, और अगर आप लोग कभी वैसे भी जाना चाहें, यू नो, ये आप लोगों ने फैब इंडिया का नाम सुना है, आपने W का नाम सुना है, आपने ये जो सारी जो ये है ना फैंसी नाम, ये सारे के सारे जो कपड़े हैं ये उर्मुल से आते हैं. जैसे ऑलराइट, ये मैंने बाई चांस पहले देखिए, दिस आई गॉट फ्रॉम उर्मुल. सो ये द पॉइंट इज, ये आप कढ़ाई देख रहे हो ना, ये कढ़ाई, ये वहां जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे देयर आर अराउंड 50 फैमिलीज एंड दीज आर मुस्लिम फैमिलीज. ये सारी कशीदाकारी उन्होंने की हुई है. और अब तो निफ्ट के बच्चे भी वहां जाते हैं, यू नो, बिकॉज वी हैव हायर्ड, वी इन द सेंस उर्मुल हैज हायर्ड द सर्विसेज ऑफ निफ्ट. सो वहां जाके दे टेल देम द कलर कंट्रास्ट, दे टेल देम व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड बी यूज्ड, एंड दे गिव ऑल दोस प्रोफेशनल इनपुट्स जो उन औरतों के पास नहीं है. So things are changing in a big way, and I think it's a very good idea to visit Urmul in Bikaner, or for that matter, you can, I mean, go to any NGO. Delhi में भी इतनी NGOs हैं, जागोरी है, you have Azim Premji, education में काम करना है, Azim Premji is very good. Then you have Pratham, education के field में Pratham is doing a lot of work. Varmani Groups is doing a very good work in education. Varmani school है इधर दिल्ली में है, इधर नॉर्थ दिल्ली में यूनिवर्सिटी के पास में है वर्मानी स्कूल, रूपनगर के पास. यू कैन सी दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ गुड वर्क. जेंडर के एरियाज में, यू नो, यू हैव जागोरी, यू हैव क्या नाम है उसका, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस इज आल्सो देयर. एंड देन यू हैव ब्रेकथ्रू इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. आपने देखा ना बेल बचाओ आंदोलन, व्हिच इज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. So all these organizations are working in. Then HelpAge है, elderly के ऊपर काम कर रहा है. HelpAge के बारे में सुना होगा आपने, वो elderly के ऊपर काम कर रहा है. Then youth के ऊपर organizations are working. Then you have ActionAid organization बहुत बढ़िया काम कर रही है. So these are some of the NGOs that are working in this area, national and international. Right, ma'am. Thank you so much for giving us a list of some organizations that we can look at to intern with in our undergraduation. तो मैम बात करें हम Ritika, can I just also add before you go ahead? You know, आपने पूछा कि कैसे एंट्री करें. एक तो एप्टीट्यूड की बात मैंने बोली, एक आप परसेंटेज भी देखिएगा कि 55% अनरिजर्व्ड के लिए है एंट्री के लिए, एंड इट सेज 50% आई थिंक फॉर OBC, एंड शायद SC ST के लिए पासिंग मार्क्स का है. ये आप चेक कर लीजिएगा. एक वेबसाइट का नाम नोट कीजिए, www.du.ac.in. Okay, ma'am. So, ma'am, moving on to one question that we've received in the chat box. घनश्याम ने पूछा है कि MPhil PhD in social work के बारे में अगर आप बताएं कि कैसे कोई एंटर कर सकता है, और थोड़ा सा कोर्स वर्क के बारे में भी अगर आप बता सकें. MPhil PhD के बारे में. MPhil PhD in social work. Yes. अच्छा, ये मैं बताती हूँ. उसके बाद I think I like to also speak a bit about what social work, Department of Social Work is all about.
देखिए जहां तक सोशल वर्क में एमफिल पीएचडी का सवाल है, एक तो हमारा मास्टर्स कोर्स है, एमए है, देन वी हैव एमफिल, देन वी हैव पीएचडी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो शायद आपका एमफिल खत्म ही हो गया, तो शायद एमफिल होगा ही नहीं अब हेंसफोर्थ, तो पीएचडी ही होगा। तो पीएचडी का देखिए ये है, अगर आपका नेट का एग्जाम होता है ना, नेट का एग्जाम अगर आपका क्लियर है, आपके पास जेआरएफ है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी, यानी कि आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो एक रिटर्न एग्जाम है जो अभी रिजल्ट निकलने वाला है उसका, तो 50 ये क्वेश्चंस हम देते हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस, तो आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे, और वो सब उस तरह के हैं, दे आर रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड है इनका। शायद ना ये सैंपल इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और बाई चांस अगर आप कभी दिल्ली आए, तो हम लोग क्या करते थे पहले, हम अपनी एडमिशन से पहले काउंसलिंग सेशंस रखते थे छुट्टियों में, तो हर एक फैकल्टी मेंबर यूज्ड टू टेक टर्न्स टू बी प्रेजेंट देयर, तो जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस होते थे दे यूज्ड टू आस्क देम। तो अभी भी आप कर सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो आप डिपार्टमेंट में मिल लीजिए हम लोगों को, अदरवाइज डीयू वेबसाइट पे जाके किसी भी फैकल्टी का, यंग फैकल्टी प्रेफरेबली, उनको फोन करके पूछ सकते हैं कि लिखा होगा कन्वीनर कौन है इस पर एडमिशंस का, जो कन्वीनर है उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज वन वे। और हाँ, कमिंग टू द प्रोसेस, तो एक बार आपका रिटर्न एग्जाम जब क्लियर हो जाता है, अगर आपने जेआरएफ नेट नहीं क्लियर किया हुआ, तो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, आई थिंक 50 मार्क्स का शायद है। तो एक बार आपका वो क्लियर हो जाता है, देन the one with the net exam and the one who has cleared the written test, they are at par, वो एक साथ they are at par, they are both eligible, then they have to prepare and present a proposal। आपने किस टॉपिक पे अपना पीएचडी करना है, पीएचडी का मतलब क्या अभी मैं बता देती हूँ, बट आपने किस टॉपिक पे पीएचडी करना है उसके ऊपर आप पूरा एक प्रोसेस है, आप टाइटल देंगे, फिर आप उसके ऊपर पूरा एक बनाएंगे प्रपोजल कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल, वो बना के आप जमा करते हैं, तो वो आप प्रेजेंट करते हैं। तो उसको अब वहाँ हमारा पूरा एक ग्रुप बैठता है, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, वो बैठती है, वो उनको लगता है कि ठीक है तो वी अप्रूव ऑफ इट, देन यू गेट एडमिशन, नहीं तो हम आपको उसमें सजेशंस देते हैं, सो यू गेट बैक विद दो सजेशंस, राइट, एंड दैट इज आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इफ यू आर एडमिटेड देन यू गो अहेड एंड गिव योर फीस एंड सो ऑन। और अभी यूनिवर्सिटी ने रूल्स रिवाइज किए हैं विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच यू कैन डू योर पीएचडी, 4 साल है, फिर अब तो नंबर बढ़ा दिया है, पहले 5 साल में करना होता था, 6 मंथ्स एक्सटेंशन ऐसे करके, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। अब नो लॉट ऑफ प्रेफरेंस इज बीइंग गिवन टू विमेन, दे कैन टेक चाइल्ड केयर लीव एंड दे आल्सो कैन टेक 1 एक्स्ट्रा ईयर लीव, वो आप देखिएगा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में सब कुछ ये दिया हुआ है, जो मैंने आपको भी लिंक बताया ना, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, एकदम देख के आपको नहीं पता चलेगा, उसमें जब जाओगे तो ऊपर क्लिक करना विजिट डीयू वेबसाइट, जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू इट, आपको नई नई चीजें उसमें पता चलेंगी, तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है। जब हम पीएचडी की बात करते हैं, देखिए आपने बोला कि एमफिल एंड पीएचडी, अभी जैसे एमफिल वुड बी आउट ग्रेजुअली, एमफिल का भी ऐसा ही है, अगर मान लीजिए एमफिल कंटिन्यू भी करता है डीयू में, एमफिल में भी ऐसा ही है, मच मोर सिंपलर, बट आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मेक ए स्मॉल, देन यू हैव इंटरव्यू, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन हम इंटरव्यू में ही पूछ लेते हैं, एंड दैट्स मच सिंपलर, इफ यू डू वेल, आपका स्कोर भी अच्छा, यू गेट थ्रू, राइट, उसमें फोकस इज ऑन द इंटरव्यू एंड द रिटन एग्जाम। In the PhD, written exam is basically an eligible this thing, कि अब now you are eligible to appear for the proposal presentation। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा जब आप PhD का काम कर रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से तो एमफिल का होना बहुत जरूरी था, बिकॉज दैट इज एन इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स रिसर्च, लेकिन अगर आप सीधा एमए के बाद PhD करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा आइडिया होगा भी नहीं कि क्या है PhD क्या नहीं, आप घुस जाएंगे, आप कहेंगे कि अच्छा सर मैडम मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आप बताएं मैं किस फील्ड में कर रहा हूँ। सबसे बड़ा गलत काम आप उस टाइम करेंगे जब आप किसी के पास जाके ये कहेंगे कि आप मुझे बताएं कि मैं किस फील्ड पे काम करूँ, क्योंकि अगर हमें ही बताना है तो वो रिसर्च किस तरह की हुई, रिसर्च का मतलब है रिसर्च, जो एरियाज पहले जिनके ऊपर काम हो चुके हैं आप उनके ऊपर नए एंगल से रिसर्च कर रहे हो, नई चीजें निकालने के लिए, पुरानी चीजें आपको नहीं ठीक लग रही, आप नए एंगल से उसको निकालना चाह रहे हो। जैसे मेरा पीएचडी था विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज, अब देखिए उसके ऊपर कितना काम हो चुका है, लेकिन मैंने 92-93 की अमेंडमेंट के बाद उसके ऊपर काम किया, और उसमें अलग तरह की ही मेथोडोलॉजी बनाई, और उसके ऊपर किताब भी निकली है मेरी, मेरे को लगता है अभी मेरे पास है नहीं, इधर किताब भी निकली और रावत पब्लिकेशंस ने छापी। तो मेरा पॉइंट ये है कि
एक तो आप किसी से पूछेंगे नहीं, पहले तो आप अपने आप में सोचेंगे कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप गाइडेंस थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि एमए के बाद सीधा पीएचडी में जाना मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि तब आप क्या करोगे, आप जो पढ़ के आए हो वही आप कुछ कुछ करके कुछ बना दोगे, 5-6 साल बाद कुछ नहीं निकलेगा। बहुत जरूरी है कि आप उसके एमए के बाद यू टेक अप ए जॉब, और यू डू नॉट नेसेसरली, अगर जॉब नहीं तो आप कुछ फील्ड में काम करिए, आप कुछ भी करिए, जॉब करिए, फील्ड में काम करिए, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ले लीजिए ताकि आपको फील्ड की अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि सोशल वर्क का मतलब ये है कि आप एक्शन ओरिएंटेड मॉडल ही हमें देंगे अपनी पीएचडी के द्वारा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ऐसी चीज आनी चाहिए जो फील्ड में हम लागू कर सकें, जिससे इस रिसर्च के बाद लोगों को फायदा हो। अगर फायदा नहीं है तो फिर वो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जैसा ही काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप सोशल वर्क में रिसर्च करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, एक तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए। दूसरी आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, ये मत समझिए कि आपको यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये पुराना कन्वेंशनल दिमाग में है कि अगर मैं पीएचडी करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई नहीं नौकरी मिलेगी। क्योंकि यहाँ भी देखिए, आप सोशियोलॉजी में कर लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में, इनमें आप कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 80 कॉलेजेस या उससे ज्यादा कॉलेजेस हैं, सब में ये सब्जेक्ट है, तो आपको वहां टीचिंग मिल जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एक है और 2 कॉलेजेस है, वो भी पता नहीं कहाँ, एक आदित्य कॉलेज है पता नहीं कहाँ है, एक अम्बेडकर है वो ट्रांसमुना में है। तो जो लोग वहाँ हैं वो हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसेंटिव शायद ना हो वहां जाके काम करने का। और डिपार्टमेंट में मैंने खुद अपना एग्जांपल दिया कि मेरे को भी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, तो एक हट कर ली थी मैंने, जिद कर ली थी कि अगर मैंने इतने साल यहाँ निकाले हैं और मैं मेरिट लिस्टेड रही हूँ तो मैं किसी और को ऊपर नहीं आने दूंगी। अगर कोई ऊपर आ भी रहा है तो मैं भी साथ में आऊंगी, मैं भी किसी से कम नहीं। और ये मैं सच्ची कह रही हूँ, एक हट ही बांध ली थी। और ये आई टेल यू, एक वो जिद होनी जरूरी है, एक पागलपन होना जरूरी है, एक अलग तरह की जिद होनी जरूरी है। लेकिन वो जिद आपकी जो हो वो ऑब्जेक्टिव हो, वो ये ना हो कि आप अपने तो नहीं, मुझे तो कहा गया था कि जिद होनी जरूरी है, मैं तो यही करूंगा, और दूसरे लोग कहें हे भगवान ये यहाँ कहाँ से आ गया। तो थोड़ा लॉजिकली सोच के, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोच के आप अपना प्लान बनाइए फॉर व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन ये बात है कि पीएचडी का मतलब कहीं से नहीं है कि आपको टीचिंग में ही जाना है। एक अच्छा रिसर्चर किसी भी जॉब में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो आजकल ये थोड़ा सा जो है ना, प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बदल रहा है। आप एनजीओस में जाएंगे, इफ यू आर ए पीएचडी होल्डर यू कैन डेफिनेटली बार्गेन फॉर ए बेटर सैलरी। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, आप वर्ल्ड बैंक में जाइए, उनको सब ये ऐसे लोग चाहिए जो फील्ड की, दे हैव नॉलेज ऑफ द फील्ड। उनको नहीं पता होता कि फील्ड में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक सोना ब्लॉक में है, सोना ब्लॉक का असलियत क्या है, या विमेंस पार्टिसिपेशन की एक्चुअली असलियत क्या है। 73rd अमेंडमेंट तो आ गया है, लेकिन क्या औरतें एक्चुअली पंचायती राज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको नहीं पता। ये आप ही को बताना है। सो अगर आप लिखते रहेंगे, यू टेक डू ए पीएचडी, आपको पता चलेगा लिखना कैसे है, लिख के आप आर्टिकल्स लिखेंगे, आप अपने व्यूज देंगे, पीपल विल गेट टू नो यू। दैट्स द होल आइडिया। तो नौकरियां तो अपने आप आएंगी आपके पास, अगर आपकी थोड़ा धारणा ठीक हो। और एक चीज आप प्लीज ध्यान में रखिए, विच आई रियली नीड टू टेल ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू एनीथिंग इन लाइफ यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। यू रियली हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो आदमी इस तरफ बैठा है ना, जैसे आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं आप उस तरफ है, जो आदमी इधर बैठा है, तो उसको देख के पता चल जाता है कि कौन कैसा है। अब जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे उनके 2 शब्दों में ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बोलती है। सो अगर आप सोच अच्छी रखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की होगी। ये मत समझिए कि मैं तो मेरी सोच कौन पढ़ सकता है, मैं तो दिखाऊंगा कि हाँ मैं तो ये सोशल वर्क करने के लिए पैदा हुआ था, मैं तो जन्म से, जब से पैदा हुआ मैंने सोशल वर्क ही सबसे पहले बोला, इसलिए मैं तो सोशल वर्क ही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी पता चल जाता है कि सोच कहाँ जा रही है, बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो माय पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स। एंड देखिए, एकेडमिक्स में होते हुए आइडली मेरे को बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं शायद जो मैं कोर्स पढ़ाती हूँ सोशल पॉलिसी एंड जेंडर स्टडीज,
मैं ज्यादा उसी के बारे में पढ़ती हूँ, बट अदरवाइज जो मैंने देखा है कि यू विल एक्सेल इफ यू रीड मोर। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतना ही आपको फायदा होगा, तो प्लीज डू रीड। So the next question from my side, ma'am, is that यहाँ पे जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये कांस्टेंट क्वेश्चन चलता है, स्पेशली जो अपने फाइनल ईयर में है, कि मास्टर्स करने से पहले कितने टाइम का वो वर्क एक्सपीरियंस ले, ताकि मास्टर्स के टाइम पे वो अपनी एजुकेशन पे कंप्लीट फोकस रख सके और बेटर अंडरस्टैंडिंग ला सके अगर वर्क एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली हर्ड कि वर्क एक्सपीरियंस होता है तो मास्टर्स के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए मैंने जो देखा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखा है कि बीए और एमए के बीच में कोई वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा लोग लेते नहीं है। ज्यादातर वो बीए करने के बाद सीधा एमए एमबीए में चले गए, या जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस में किया, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस या मास्टर्स इन सोशल वर्क, और मे बी एमबीए फ्रॉम हियर। सो मैंने नहीं देखा ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस हो दैट डेफिनेटली गिव्स यू एज ओवर मेनी थिंग्स। आई विल टेल यू एडवांटेज क्या होता है अगर आप बीए के बाद वर्क एक्सपीरियंस लेके आए हो। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेते हो उसमें आप जानबूझ के लेते हो, ठीक है, यू डू इट विद द थॉट, नॉट रैंडमली। तो मान लीजिए अगर रितिका ने अभी बीए पॉलिटिकल साइंस कर रही है और वो 1 साल के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने चली गई, शी वुड लर्न द न्यूएंसेस ऑफ द फील्ड ऑफ द वर्क। और जब वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद भी जब वो एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेगी, शी वुड डू इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो सीधा बीए से एमए में आ जाएंगे उन्होंने सिर्फ किताबें ही देखी हैं, दे डू नॉट नो कि जिंदगी असलियत है क्या। लेकिन जो फील्ड में काम करके आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ छोटी से छोटी चीजें जैसे मेट्रो में धक्के खाने, वो तो आप वैसे भी बीए में भी खा लेते हो, बट डीलिंग विद पीपल, पर्सनल रिलेशनशिप्स, मीटिंग डेडलाइंस, एंड देन यू नो also getting that salary in your hand which gives you a feeling of independence। तो एक अलग तरह का empowered feeling आप में आती है, एक अलग तरह का confidence आता है, because now you also know that all right मैंने तो काम किया हुआ 1 साल, एक अलग तरह की जानकारी होती है आपके पास। Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. This would have been a very good note to end on. But I have one last question for you. ये No, you can ask me questions in case you have time. I'm willing to answer. I'm Sure, willing to interact. Yeah. sure, ma'am. So one question from my end is that अभी लोगों के माइंड में एक बहुत skepticism चल रहा है that because of the state of the economy उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी अपने BA MA के बाद। तो आपके हिसाब से what do you think will be the impact on social sector organizations, NGOs पर, उनकी पे स्केल पर और उनके रिक्रूटमेंट पे? क्योंकि हो देखिए है सकता इम्पैक्ट है, अभी FCRA का भी आ गया है गाइडलाइन, जिसने एनजीओ के प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए हैं, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी क्योंकि आया है कोविड का भी अभी इम्पैक्ट है, FCRA का भी है, तो ये देखना है, इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा। उसके बियॉन्ड आई कांट से, बिकॉज हमने भी अपनी प्लेसमेंट अभी शुरू की है, क्योंकि एनजीओ के प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए हैं। हम अपनी स्टूडेंट्स की फील्ड वर्क प्लेसमेंट के लिए जब अभी कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, जैसे वर्ल्ड बैंक के आते थे या कहीं से भी आते थे, वो प्रोजेक्ट्स ही खत्म हो गए। तो इसका इम्पैक्ट तो होगा एवरीवेयर, नॉट ओनली विद रिगार्ड टू सोशल सेक्टर, एवरीवेयर। राइट। और एक चीज और है, आजकल का मेरे को लगता है जमाना थोड़ा सा बदल रहा है। Why do you want to be employed by others? Why can't you be a self entrepreneur? आप खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, थोड़ा ऑफ कोर्स वर्क एक्सपीरियंस लेके, बट थिंक अबाउट बीइंग अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जैसे गांव में रह रहे हैं और वहां आपकी पंचायत अच्छी है और आप देखिए रिवर्स माइग्रेशन कितना किया हुआ है, तो हेल्प पीपल टू यू नो नेटवर्क देम विद ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैन हेल्प देम टू मेक सैनिटाइजर्स, मास्क्स, डिटर्जेंट्स, और जैसे कई जगह मैंने देखा ये पत्ते का वो प्लेट्स बनाते हैं, यू नो, व्हिच हैज अ गुड मार्केट, बट मार्केटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रदान, PRADAN, नो, प्रदान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ना ही गूगल करिएगा, प्रदान के बारे में जानकारी लीजिएगा, हो सकता है आप उनके साथ थोड़ा इंटर्नशिप भी कर सकें। जस्ट अप्रोच देम। आप तो घनश्याम स्पेशली, यू नो, इफ यू वांट टू डू सम इंटर्नशिप, प्रदान वुड बी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, ये विमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, so you can contact them and see। उर्मुल के साथ आप करिए। उर्मुल अगर आपको जाना है, you can always take my name, Arvind Ojha is the person there। आप मेरा नाम ले सकते हैं और I think he should be able to help। तो but that might be just voluntary work। Arvind Ojha, Urmul, URMUL, Urmul।
तो रितिका इस पे तो मैं यही कहूंगी कि इट्स डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट, जितना मेरे को भी समझ आ रहा है, एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, बट या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। आजकल तो पता क्या, आजकल तो इतना इतना डाइवर्सिफिकेशन है। आई नो देयर वर टाइम्स जब कोई कहे कि मुझे टेलर बनना है या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, पीपल वुड लाफ अवे। आप कहो मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना है, पीपल वुड से अरे बिल्कुल बेकार स्कोरर है, इसके तो साइंस में अगर नई एडमिशन ले रही, या इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन रहा तो सबसे बकवास, इसका कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है पढ़ाई में। मेरे को याद है जब मेरे इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ है एसआरसीसी में, सो माय अंकल कॉल्ड अप फ्रॉम पटियाला कि कहाँ हुआ, तो मैंने कहा कि मेरा एसआरसीसी में हो गया इकोनॉमिक्स में। इसके मार्क्स नहीं अच्छे आए। मैंने कहा ये मार्क्स नहीं अच्छे, मैंने तो टॉप की। क्या तू तो कह रही थी कि तुमने तो टॉप किया है उसमें? मैंने कहा कि हाँ तभी तो एसआरसीसी में हुआ है। सो द पॉइंट इज अभी भी माइंडसेट है लोगों का कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही फील्ड्स है, लेकिन अब टाइम बहुत बदल रहा है। Don't be in a hurry to grab a 9 to 5 desk job, but be willing to take risks, be willing to experiment, at least till the time you're young, you're not getting, you don't have household responsibilities, तब तक तो आप बहुत experiment कर सकते हो। Absolutely. Yeah. तो अगर किसी के पास मैम के लिए कोई सवाल है, या अगर आप मैम से बात करना चाहते हो, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो मैम, इफ़ यू कुड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस, दैट जो सोशल वर्क की डिग्री है, एमए इन सोशल वर्क, ये ऐसी डिग्री है जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती। पीपल प्रेफर एन एमबीए या एक मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। सो इन टर्म्स ऑफ द रोल दैट इज गिवन टू यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एमपीपी करके जाएं, आप एक एमबीए करके जाएं या आप एक एमएसडब्ल्यू करके जाएं, तो इन तीनों में क्या मेजर डिफरेंस होता है? देखिए एमबीए एंड सोशल वर्क, और आपने पहला वाला क्या बोला? मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी में मास्टर्स। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शायद रिसेंटली शुरू किया है, अभी उसका शायद पहला बैच निकला भी नहीं है, आई थिंक रिसेंटली दे मस्ट हैव स्टार्टेड, बट आई कैन टेल यू एमबीए एंड सोशल वर्क, उसके ऊपर तो हम जानकारी ले ही ले। रिगार्डिंग पब्लिक पॉलिसी, जैसे बाहर की कंट्रीज में यू हैव एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का देखिए आप, तो उनकी ये सोशल पॉलिसी जैसे हम पेपर पढ़ाते हैं, उनका एमएससी है, एमए नहीं है, एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी है। एक बार ये आप एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री आपको मिल जाए तो कहने ही क्या, देन यू विल एंड अप नो लेस देन यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक, बट इट्स टू इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड, टू मच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप देख लीजिएगा वो, बट स्कॉलरशिप भी आपको बहुत अच्छी चाहिए होगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके इज वेरी हाई। बट लेट मी कम टू एमबीए एंड सोशल वर्क। देखिए एमबीए का जहां तक मामला है, बिल्कुल दोनों, देखिए दोनों ही ह्यूमन रिलेशंस में बिलीव करते हैं। एमबीए इज आल्सो ह्यूमन रिलेशंस, सोशल वर्क इज आल्सो ह्यूमन रिलेशंस, बट जहां एमबीए का है दे आर द कॉर्पोरेट सेक्टर, जहां सोशल वर्क का है दे आर द ग्रास, दे वर्क विद द ग्रास रूट्स। वो बिल्कुल ही अमिताभ बच्चन वाला और अजीत वाला सवाल है, वो एक तो बिल्कुल ही झुग्गी झोंपड़ियों के साथ काम करते हैं और दूसरा बिल्कुल ही 5 स्टार के साथ काम करते हैं। तो बेसिकली ये है कि दोनों की प्रोफाइल्स में बहुत फर्क है। दे आर दी व्हाट डू यू से, दी व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स, जो बिल्कुल ऑल टेबल वर्क, इनका भी है व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स, बट देन दे आर वर्किंग विद दोज हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, those people who have any issues with survival, वो survive नहीं कर पा रहे ठीक तरह, victims of domestic violence हैं। We also work with prisoners, देखिए सोशल वर्क का मेन आइडिया जो है that is well-being of people, well-being, हमें we have to see to it कि वो लोग जिस भी हाल में हैं उसमें ठीक रहें। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि उनके आसपास एक राशन शॉप भी है, उनको जानकारी नहीं है कि 2 गलियां छोड़ के एक थाना भी है। So what the social workers do is, they network them with their existing resources, they make them aware about the existing resources, they network them with their existing resources, and the whole idea is that people should be comfortable. But ये एक अप्रोच है जिसमें हम कह रहे हैं कि वो अपने existing resources में comfortable हो जाए,
दूसरी अप्रोच ये भी है कि हम रिसोर्सेस, हम सिस्टम को भी चेंज करते हैं. As social workers, we also can adopt a radical approach where we change in the system. हमें पता है कि स्टेट गलत है, हमें पता है कि स्कूल में जो टीचर्स काम कर रही हैं, फैमिलीज जो है वो गलत है. गलत किस चीज को लेके? लेट्स टेक द होल इशू ऑफ जेंडर. आप लड़के लड़कियों को किस हिसाब से बड़ा कर रहे हो? आपको लगते हैं अभी भी हमारा सेक्स रेशियो देखिए 944 गर्ल्स पर 1000 बॉय, 944 विमेन पर 1000 मेन. अभी भी आपका सेक्स रेशियो इज एडवर्सली बायस्ड अगेंस्ट विमेन. आप घर में देखिए डिसीजन मेकिंग कहाँ है? आपको ही देखना है कि आपकी बहन भी, यू नो, द गर्ल आल्सो ग्रोज अप टू बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन. ऐसा ना हो कि उसको पूरा एनवायरनमेंट एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट लगे. तो ये सब, यू नो, द पॉइंट इज दैट एज सोशल वर्कर्स वी आल्सो चैलेंज द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, वी चैलेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, वी एक्चुअली आल्सो मेक पीपल रियलाइज that there are systems that are suffocating, that are oppressing you, that are subordinating you. So ये सारा रियलाइजेशन सोशल वर्क में हम लोग करते हैं, जो शायद मैनेजमेंट में इट्स मोर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ओरिएंटेशन, it's more of exchange of goods and services, whereas in social work the whole focus is well-being of people, the whole focus is redistribution, you know, ताकि भूदान, इसके पास अगर खेत है उसके पास नहीं है, so redistribution, everybody is happy. So social work is more on the humane angle, which works at liberation, which works at empowerment, which works at capacity building of people, because the focus is that there has to be well-being among people. Whereas MBA probably might be focusing on too much on disparity, कि कुछ के पास ज्यादा कुछ के पास कम. So MBA is more of business administration, it's more of the administration part. Yes. Okay, ma'am. But you know, आप हमारे सोशल वर्क में एक कोर्स है सोशल पॉलिसी का, and that is one the paper I teach, and I also teach gender studies. So social policy, you can do MSc in public policy when you go to London School, or maybe John Hopkins University, or maybe National University in Singapore, or maybe, you know, Netherlands, The Hague. So these are some of the places where you can see, but आपको scholarship मिलनी बहुत जरूरी. Otherwise, they are very expensive places. Right, ma'am. Absolutely. I think we'll take one final question. Ghanshyam ने डाला है. He has written, "Ma'am, I'm UGC NET qualified and applied for only MPhil. In the coming session, admission will be held in MPhil or only in PhD program?" आप दोनों में अप्लाई कीजिएगा घनश्याम. अगर दोनों खुले हैं तो दोनों में ही कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं, अभी मुझे तो लग रहा था इस बार MPhil में नहीं होगा एडमिशन, बट स्टूडेंट्स ने तो अप्लाई किया क्योंकि पहले का एप्लीकेशन ज्यादा था. But we'll have to wait for the university, at least DU का, या आप जहां आप हैं वहां आप यूनिवर्सिटी का वेट कीजिए कि वो MPhil में ले रहे हैं क्या. DU में एटलीस्ट इस साल तो मुझे लग रहा है आएंगे, क्योंकि पहले से एडवर्टाइजमेंट चला गया था. बट हो सकता है कि अगले साल से ना आए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने MPhil तो बंद कर दिया. तो आप दोनों में अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन आप अभी फ्रेश हो तो आपके लिए बेटर MPhil ही रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा सा ना रिसर्च के ऊपर जानकारी हो, लिखना आता हो. और ये MPhil की डिग्री 2 साल में खत्म हो जाएगी, PhD चलेगी 6 साल. तो वो 6 साल इन्वेस्ट करने से पहले एक MPhil की डिग्री ले लो तो अच्छा है, अगर यूनिवर्सिटीज अलाउ कर रही है तो. आई डिड दैट. MA के बाद MPhil किया, फिर PhD किया, क्योंकि एक जानकारी अच्छी हो जाती है रिसर्च के ऊपर. Right, ma'am. एक चीज मैं डेफिनेटली आप लोगों को कहूंगी कि बी सेंसिटिव टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. सोशल वर्क में हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है आप आंखें नहीं बंद कर सकते. और वो आपको वैसे भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट्स हैपनिंग. और इतने आजकल ये केसेस हो रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, दैट यू जस्ट एज यंगस्टर्स यू जस्ट कांट क्लोज योर आईज. एंड मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या खून खराबा हो रहा है उसके बीच में कूद पड़ो, बट एट लीस्ट यू नो यू कैन प्ले ए वेरी एक्टिव रोल इन फॉर्मिंग द caretakers of the system. पुलिस वालों को आप इन्फॉर्म कर सकते हो and ensure that they actually address the issues. और maybe if you have friends who are IAS officers, या अगर आप IAS officer बनो तो देखिए कि सिस्टम ठीक हो. Right. Okay. I think, ma'am, we've run out of time. So, if you would like to share any final words of motivation, हमारे कुछ स्टूडेंट्स बाद में इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी देखेंगे, तो अगर आपके पास कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन हो उनके साथ शेयर करने के लिए. फाइनल मेरा तो पूरा मोटिवेशन पे बोल रही थी मैं.
तो यही कहूंगी that be good to yourself, be good to yourself, be good to your sisters, be good to your mothers, be good to your aunts, be good to your colleagues, women colleagues. जितनी भी आपकी लाइफ में लड़कियां हैं, women हैं, be good to them, because अभी हमारी कंट्री में पेट्रियार्की अपने रूप में है, और पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता गई नहीं है. आप लोगों की चेंज एजेंट्स बनना पड़ेगा, ताकि ये जो दहेज की प्रथा है, या ये जो एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है, एक्सेस टू एजुकेशन है जो लड़कियों को नहीं मिल रही है, या ये जो है कि लड़की के पैदा होते ही रोना धोना मच जाता है, हमारे दिल्ली के परिवारों में भी लड़की के पैदा होते ही रोना धोना मच जाता है, ये आपको मानसिक सोच ही बदलनी पड़ेगी. See to it that your mother, your sister also feel happy in this world. They are also comfortable in their own. वो बहुत जरूरी है, और वो आपकी ही जनरेशन कर सकती है. तो with these few words, मेरे को तो अभी यही कहना है. Okay, ma'am. Thank you so much for joining us today. And thank you so much for sharing all of your valuable inputs on social work and how to get into academia. Thank you so much for being with us today. We're extremely grateful to have you on behalf of EdJustice. Thank you so much. Thank you, Ritika. Thank you, everyone. Shiv Nandan, Ghanshyam. It's been so nice. मुझे बहुत अच्छा लगा. कम से कम जो लोग वीडियो पे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के. और कभी आप दिल्ली आए तो जरूर मिले. अगर मैं नहीं भी याद रख पाई तो याद करवा दीजिएगा, मुझे याद आ जाएगा. So I'll be very happy to meet you. And thanks a lot to everyone who was here. Thank you. Thank you, Ritika.